नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा करने का फैसला किया है। इससे पहले मुरुगन, संतन और पेरारी वलम नाम के 3 लोगों की फांसी की सजा को पिछले महीने उम्र कैद में बदल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और कहा गया था कि दया याचिका के निपटारे में बिना वजह के इतनी देर होना ही काफी है फांसी की उम्र कैद में बदलने के लिए। लेकिन साफ तौर पर उनको निर्दोष नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये तीनों पिछले 23 साल से राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में ही सजा काट रहे थे। लेकिन जयललिता के इन तीनों को पूरी तरह से रिहा कर देने के फैसले से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जो गंभीर भी हैं कि क्या क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऐसा कदम उठा सकते हैं? क्या देश में कानून के राज का जो फलसफा है उसमें जज्बात की जो सियासत है, यानी कि भावनाओं की जो राजनीति है, वो किस तरह के हालात पैदा कर सकती है? यानी कि कई पहलू हैं इस पूरी बहस के। एक तरफ अदालत का वो फैसला जिसमें बिना वजह के देरी की वजह से उम्र कैद में तब्दील किया गया है फांसी की सजा को, दूसरी तरफ जिस तरह की क्षेत्रीय राजनीति हो रही है, और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण जो बहस है वो इस बात पर भी है कि क्या भारत में ये समय आ गया है कि अब जो फांसी की सजा है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। मेरे साथ कई खास मेहमान इस बहस में चर्चा के लिए मौजूद हैं। पुष्पेश पंत जी हैं जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, इसके अलावा एनडी पंचोली हैं जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही इसका कानूनी पहलू जानने के लिए मेरे साथ विकास सिंह हैं, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास सिंह जी, क्योंकि कई लीगल सवाल उठ रहे हैं तो उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। इस वक्त शायद वो मेरी आवाज नहीं सुन सकते हैं, लेकिन पुष्पेश जी ये बताइए कि जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं जयललिता के जरिए, पहली बात तो ये कि अदालत का जब फैसला आया तब से अब तक वो खामोश रही। इससे पहले कि उन्होंने ये कहा कि अब 3 दिन के अंदर उनको रिहा कर दिया जाएगा अगर केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, जो कि दरअसल रूल भी इस बात के लिए इजाजत देता है। जो राजनीति है फिलहाल आम चुनाव से ठीक 2 महीने पहले की, ये किस तरफ इंगित करती है? देखिए, मुझे लगता है कि एक नागरिक के रूप में मुझे जो कानून के राज का क्षय हो रहा है इस देश में वो बहुत चिंताजनक है। मैं व्यक्तिगत रूप से मृत्युदंड के विरोधी हूँ। मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज में मृत्युदंड का कोई स्थान दंड संहिता में नहीं है। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें, लेकिन ये मामला इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नहीं, देखिए ये मृत्युदंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे आगे बढ़ के डिबेट है। क्षमा कीजिएगा, मामला कॉम्प्लेक्स है, मगर उससे उस जटिलता के कारण आप उससे अपना पिंड इतनी आसानी से नहीं छोड़ा सकती। भारत के दंड विधान में इस समय मृत्युदंड है और कुछ जघन्य अपराधों के लिए वो मृत्युदंड दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होगा, मगर ये सर्वोच्च न्यायालय की पीठ की विवेक पर निर्भर है कि कौन सी पीठ, कौन सा न्यायमूर्ति किसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस समझता है। उसके भी अंतर विरोध सामने आते रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बहस से छुटकारा नहीं है जब तक इस देश के कानून में मृत्युदंड है, और सर्वोच्च न्यायालय में आखिरी अपील खारिज हो चुकी है, क्षमा याचना राष्ट्रपति खारिज कर देते हैं। उसके बाद क्या किसी आधार पर आप उस मृत्युदंड को, नहीं, आपका ये स्टैंड तो साफ है। आप ये कह रहे हैं कि आप मृत्युदंड के खिलाफ हैं, मौत की सजा के खिलाफ हैं, लेकिन एक तरफ मौत की सजा ना होना, दूसरी तरफ उनका जेल में रहना या फिर रिहा हो जाना, ये दोनों के बीच में और उससे जुड़ी राजनीति। मुझे लगता है कि कानून के राज्य को का क्षय तब शुरू होता है जब आप कुछ सजा याफ्ताओं का मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदलते हैं और कुछ कोई सुविधा नहीं मिलती है। यदि आप पहुंच वाले हैं, यदि आपका हाई प्रोफाइल केस है, यदि आपके पक्ष में अस्मिता की राजनीति वाले राजनेता है, तो आप बच जाएंगे। यदि आप उस तरह का आरोपी है जो बलात्कार का दरिद्र कोई आरोपी पश्चिम बंगाल में, तो वो लटक जाएगा। तो मुझे लगता है पहले तो ये कानून के सामने समानता नष्ट हो रही है, और दूसरे जब आप किसी के मृत्युदंड को किसी भी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से आजीवन कारावास में बदलता है, तो फिर वो संवैधानिक पेज बचा रह जाता है कि राज्य सरकार भी उसको रिहाई में तब्दील कर दे। तो वो मृत्युदंड सिर्फ आजीवन कारावास में नहीं बदला, वो एक तरह से पिछले दरवाजे से सेधमारी कर अपनी रिहाई करवा दी। बिल्कुल। एनडी पंचोली जी, ये बहस जो है दरअसल मौत की सजा से आगे जा रही है। बात ये हो रही है कि अगर इसे कोर्ट की अवमानना ना माना जाए, जो मैं कह रही हूँ कि क्या वाकई जो हमारी न्याय प्रणाली है क्या वो भी सिलेक्टिव हो जाती है? क्योंकि ये पाया गया है कि जितने लोगों को मौत की सजा हुई है उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो अपना केस ढंग से डिफेंड नहीं कर पाए, या तो गरीब तबके के लोग थे, या फिर निचली जातियों से आए थे, या फिर अल्पसंख्यक थे। तो क्या इस मामले में भी आपको लगता है कि अदालत ने जो बात कही है कि देरी होना फैसला होने में, या फिर उनका पहले से ही पूरी सजा काट लेना या बहुत सजा काट लेना, ये इनफ ग्राउंड होना चाहिए? इस बुनियाद पर अगर तमिलनाडु में फायदा मिलता है इस बात का, तो पंजाब में भी मिलना चाहिए और कश्मीर में भी। देखिए, जहाँ तक फ़ायदा मिलने के सवाल है और राजनीति की जो आप बात कर रहे हैं, ये मृत्युदंड का विषय राजनीतिक विषय है। ये विषय ही राजनीति का है। सवाल ये है कि आप संकीर्ण राजनीति कर रहे हैं या एक ब्रॉडर राजनीति कर रहे हैं। ये क्यों दिया गया?
प्रेसिडेंट को ये हक दिया गया, गवर्नर को ये हक दिया गया, और उसके अलावा स्टेट को भी सेक्शन 432 एंड 433 क्रिमिनल प्रोसीजर इसलिए दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो केहर सिंह की जो जजमेंट है 1989 की 5 जजेस की, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि हम कितना भी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है वो इसलिए सही नहीं है कि उन्होंने सही फैसला दिया है, वो इसलिए सही है कि वो सबसे उच्च न्यायालय है। लेकिन या फिर उनके पास जो तथ्य पहुंचे और जो गवाह पहुंचे उनकी बुनियाद पर बात तो इसलिए उन्होंने कहा चाहे कितना बेस्ट ऑफ माइंड हो, कितना भी सुलझा हुआ इंसान हो, जज हो, वो भी गलतियां कर सकता है। इसीलिए ये प्रावधान रखा गया है कि जो, क्योंकि मृत्यु दंड किसी की जीवन लेना वो संविधान में एक नागरिक का बहुत महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है, लाइफ एंड लिबर्टी, इसीलिए आर्टिकल 21 है। तो इसको वंचित करना किसी के लिए, इसमें सारा समाज, सारी जनता। आपने अपनी बात की जवाब की शुरुआत जो की थी वो ये की थी कि क्या ये एक अच्छी राजनीति है, संकीर्ण राजनीति है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तमिलनाडु की सरकार ने फिलहाल जो फैसला दिया है, हम जानते हैं 2011 में भी तमिल सेंटिमेंट के नाम पर पूरी राज्यसभा ने, पूरा जो विधानसभा है उसने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि हम इसके खिलाफ हैं कि इनको फांसी की सजा दी जाए। तो क्या फिलहाल ये जो नमूना है राजनीति का, ये संकीर्ण है या ये अच्छी राजनीति है? वही मैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट को जिक्र कर, उसमें भी यही है कि कुछ पॉलिटिकल ऐसे इशू होते हैं जो सेंटिमेंट्स देखे जाते हैं, उस पे निर्णय कर सकता है प्रेसिडेंट, निर्णय कर, सरकार निर्णय कर सकती है। अगर कोई सरकार वहाँ ये समझती है कि इस निर्णय से हमको जो एक सहानुभूति एक आम जनता की मिलेगी, एक जनता का सेंटीमेंट है, उसको वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको गलत नहीं समझता। यानी आप ये कह रहे हैं कि जयललिता ने जो किया आप उसे ठीक समझते हैं? मैं उसको बिल्कुल। इससे पहले कि सत्यरंजन मैं आपकी तरफ आऊं, विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास सिंह जी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जिसमें कि जो कानूनी पहलू है वो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि जयललिता ने जो किया है, जो फैसला किया, न सिर्फ कि वो उनकी मौत की सजा माफ की, अदालत ने उन्हें पूरी तरीके से रिहा करने का फैसला कर लिया। इनके बीच काफी फासला है। एक तरफ एक इंसान की जान ली जा रही थी, दूसरी तरफ वो एक आम इंसान की जिंदगी जी पाएगा, जेल से बाहर आ जाएगा। क्या वाकई इसको कानूनी तौर पर अभी भी चैलेंज किया जा सकता है मुख्यमंत्री के इस फैसले को? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो ये फैसला है जयललिता का बिल्कुल गलत है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो डिसीजन में जो उसको कन्वर्ट किया है, उस डिसीजन में बड़ा क्लियरली बोला है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेमिशन का डिसीजन लेगा। अब इन लोग का जो कन्विक्शन हुआ था वो टाडा में हुआ था, और टाडा के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो इसलिए जो रिमिशन का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है जयललिता कि वो बोल रही है कि हम इनको रिमिशन कर देंगे, जब उनके पास कोई उसका पावर ही नहीं है। अगर उनके पास पावर नहीं है तो ये डिसीजन या तो कोई कोर्ट में जाएगा तो सेट, बिल्कुल गैर कानूनी है। उनके पास पावर ही नहीं है इसको रिमिट करने। नहीं, विकास सिंह जी, एक सवाल आपसे। बिल्कुल गैर कानूनी, जब आपके पास पावर ही नहीं है। 432 अगर आप पढ़िए, 432 को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसमें लास्ट में बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया है। विकास सिंह जी, आपकी तरफ एक दो सवाल और आ रहे हैं, उसके भी जवाब देते जाइए। टू द यूनियन जी, वो कल जो फैसला, क्या सवाल आ रहा है? कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये इन लोगों के मामले में, उसी में उन्होंने एक टिप्पणी की कि ये जो सीआरपीसी का 432 और 433 है, इसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड है किसी को रिहा करने के लिए, उसकी सजा माफ करने के लिए। तो आपकी राय में आप इसकी कैसे व्याख्या करते हैं इस बात? हम लोगों ने जो मीडिया के माध्यम से जो पढ़ा है उसमें जो देखिए, इसका जो सुप्रीम जी प्लीज, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्दों का चयन किया है वो बड़ा हिसाब से चयन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यह है कि अगर कोई जो ऑफेंस है वो सेंट्रल यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, यूनियन लिस्ट मतलब जिसमें पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट, और टाडा जो है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि एंट्री 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट में वो लेजिस्लेट किया गया है। इसलिए इट इज अ मैटर विच इज डायरेक्टली रिलेटेबल टू दी पार्लियामेंट एंड द यूनियन लिस्ट। तो 432 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। बिल्कुल। अब आप पावर अगर 432 में पावर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर पास करने का तो कोई मतलब ही नहीं।
विकास सिंह जी, इसमें इनको टेररिस्ट एक्ट नहीं माना गया है, ये टाडा में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये टेररिस्ट एक्ट नहीं है, ये एक पर्सनल वेंडेटा है, इसलिए इसमें टाडा का सवाल नहीं उठता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नलनी की। नहीं, इनका कन्विक्शन टाडा में, आपको मालूम नहीं, इनका कन्विक्शन टाडा में ही हुआ था जी। लेकिन विकास सिंह जी, चलिए ये तो एक दीगर बहस है, हालांकि महत्वपूर्ण बात है, लेकिन फैक्ट्स जरूर चेक होने चाहिए, इसमें तथ्य जरूर चेक होने चाहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये उठ रही है कि क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक जो ग्राउंड बनाया है, एक जो परिस्थिति बनाने की कोशिश की है, एक जो व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि अगर किसी की जो दया याचिका है उसे कबूल करने में या रिजेक्ट करने में देर होती है और उस आदमी को जितनी सजा मिलनी थी उससे कहीं ज्यादा सजा मिल चुकी है और इसलिए उसकी जो डेथ पेनल्टी है वो खत्म कर देनी चाहिए, उम्र कैद में बदल देनी चाहिए, तो क्या ये माने कि वो लोग जिनके ऊपर आतंकवाद के चार्जेस हैं वो भी रिहा हो जाएंगे? क्या ये माने या कम से कम उम्र कैद में तब्दील हो जाएंगे? क्या ये माने कि अगर आज अफजल गुरु जिंदा होते तो वो बच गए होते, फांसी की सजा नहीं हुई होती? देखिए, मैं तो पर्सनली सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब कोई ट्रायल चलता है और इस तरह के ट्रायल में जहां टेररिस्ट वायलेंस हो या इस तरह का जहां पर हादसा हुआ हो, तो शुरू से ही अक्यूज्ड को मालूम है कि उसको डेथ भी मिल सकता है, लाइफ भी मिल सकता है। तो अगर ट्रायल के दौरान, मान लीजिए 15 साल ट्रायल के दौरान ही लग जाए, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, कितना भी गुरुसम ऑफेंस हो, चूंकि ट्रायल में 15 साल अगला रह चुका, ये सोचकर कि शायद मेरे को डेथ मिलेगा, शायद मेरे को लाइफ मिलेगा, इसलिए इसको डेथ इसको दिया ही ना जाए, ये तो गलत है, बिल्कुल सोच ही गलत है ना मेरे हिसाब से। देखिए, ट्रायल के बाद, कन्विक्शन के बाद उसको ये सजा हो सकती थी, लाइफ भी हो सकता था, उसको डेथ भी हो सकता था। उसको डेथ मिला। अब डेथ मिलने के बाद अगर वो जिंदा रह गया है 10-12 साल और, तो इसमें उसको तो फायदा ही मिला है ना। अल्टीमेटली वो छूट तो सकता है। काफी गंभीर बात कह रहे हैं। फिलहाल पुष्पेश जी, आप इसमें प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहते हैं? वही कह रहे हैं कि उसको तो पहले, वही कह रहे हैं कि उसको पहले मर जाना था और वो अगर उसे और लीज मिल गई है लाइफ की, तो अच्छा है। बिल्कुल कुतर्क है। यदि कोई व्यक्ति तिल कर मर रहा है कारावास में इस रिश्ते की स्थिति में, ये तो देखिए बड़ा पुराना सुप्रीम कोर्ट का सुनील बत्रा वाला मामला है, जिसमें यह फैसला दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति मृत्युदंड उसको दिया जा चुका है तो उसके नागरिक अधिकारों का आखिरी सांस तक उसके पास बरकरार रहता है अधिकार। तो उसको एक इंसान की जिंदगी इज्जत के साथ बिताने का हक आखिरी सांस तक है। तो मुझे लगता है कि देखिए ये तर्क बड़ा विचित्र है कि यदि कोई व्यक्ति तिल कर मर रहा था जेल में और वो साधारण व्यक्ति था तो शायद उसकी जिंदगी बदतर थी, और यदि आज वो बच गया है तो कहा जाए कि उसको फायदा मिला था। लेकिन उससे पहले वही कह रहे हैं कि वो तो 10 साल पहले मर गया होता। ये तो हम कानून की जो है स्लो प्रोसीडिंग को इस बात की के लिए बधाई देंगे कि वो 10 साल और जी गया। अब देखिए ये तो इस तरह की बहस है जिसमें बात आगे बढ़ाना मेरे ख्याल में निरर्थक है। बिल्कुल। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम जल्द आएंगे। जी हाँ, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा है कि वो जो राजीव गांधी के हत्यारे हैं 3 लोग खासकर, उनको रिहा करने का फैसला ऐलान उन्होंने किया है। वो अलग बात है कि इसको फिलहाल कानूनी नहीं बताया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्योंकि बहुत दिनों तक उनकी दया याचिका लंबित रही है और इससे ज्यादा सजा वो भुगत चुके हैं, इसलिए कम से कम उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। ये अलग बात है कि अब उनको रिहा करने की बात हो रही है। इसकी राजनीति भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र रंजन जी, बताइए कि कांग्रेस पार्टी का हम जिक्र करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ ये एक राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि बहुत एक परिवार की अगर खास बात करें हम तो उनके लिए निजी लम्हा है, निजी मोमेंट है, प्राइवेट मोमेंट है। तो उस लिहाज से देखें, राहुल गांधी का जो रिएक्शन आया, उन्होंने कहा है कि वो डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह से रिहा करने की बात हुई है, अगर एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों को क्या कहें? तो इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा, संयोग से मैं भी वही मानता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं आज हम लोग इस बात पे बहस कर ही नहीं रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम लोग कम से कम जो 3 लोग हैं वो लोग फांसी की सजा के खिलाफ हैं। आज मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक व्यवस्था बनाई कि जिन लोगों के दया याचिका में, मर्सी पिटीशन पर फैसला करने में इनऑर्डिनेट, अत्यधिक और ऐसी देर हुई जिसका कारण नहीं समझाया जा सकता है, वैसे लोगों की ये एक आधार बनता है उनकी फांसी की सजा को मृत्युदंड में बदल देने का। इसके तहत 15 लोगों की सजा उन्होंने पिछले महीने बदल दी थी। उसी
व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने राजीव गांधी के 3 हत्यारों की भी सजा बदल दी। अब ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि किसी वीआईपी मामले को वो अलग से देखते जज, तो ये अच्छी मिसाल नहीं होती। उन्होंने ठीक किया, एक व्यवस्था बनाई है। ये बात सही है कि आप असमंजस में रहें, झूलते रहें आशा और निराशा के बीच में। इसमें जो आप यंत्रणा झेलते हैं, कल कोर्ट ने कहा है कि ये यंत्रणा है और इस यंत्रणा का लाभ उनको मिलना चाहिए। तो ये तो बात ठीक है, ये तो उन्होंने सब पर लागू किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे उनकी रिहाई का भी आधार बन जाता है। यहाँ बात आकर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोगों ने पिछले सालों में ये देखा है कि ये जो पार्टियां हैं, अकाली दल है या यहाँ पर ये तमिल पार्टियां हैं, ये एक अंध राष्ट्रवादी ढंग से, सोवेनिस्ट ढंग से ऐसी चीजों को उठाती हैं। और जब वो उठाती हैं तो उसमें रूल ऑफ लॉ, जो कानून की सर्वोच्चता है, ये तमाम सिद्धांतों का वो कोई ख्याल नहीं करता। और यही कभी कभी तो ये लगता है कि जैसे तमिलनाडु वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, इस तरह का मामला आ रहा और उनका जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो बिल्कुल आपस में सिमटा हुआ है। अगर अफजल गुरु को सजा दी गई, जिनके परिवार को सूचना नहीं दी गई, जिस पर खुद प्रधानमंत्री ने अफसोस जताया और कोर्ट ने भी अफसोस जताया, लेकिन इससे जयललिता को कोई परेशानी नहीं हुई, उससे प्रकाश सिंह बादल को कोई परेशानी नहीं हुई। प्रकाश सिंह बादल को तो परेशानी होगी जब भुल्लर का मामला आएगा। तो इसलिए हम इस बात को हम सीधे अस्वीकार करते हैं कि ये कोई लड़ाई न्याय की लड़ाई है या सिविल लिबर्टी की लड़ाई है। ये पहचान की लड़ाई ज्यादा, ये पहचान एक अंध राष्ट्रवाद की लड़ाई है, एक सोवेनिज्म की लड़ाई है, जो कि देश के लिए खतरनाक है। और इस आधार पर 7 ऐसे लोगों को जो देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हत्या में शामिल थे, उनको छोड़ने का फैसला लिया जाए, ये सरासर गलत ही नहीं निंदनीय है। इस फैसले को चुनौती दी जानी चाहिए। और जैसा कि विकास सिंह, लेकिन एनडी पंचोली ऐसा नहीं मानते, आप ऐसा नहीं मानते कि उन्हें छोड़ दें? मैं इसको ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जयललिता अपनी स्टेट की हैं, उन्होंने अपने स्टेट के लोगों का देखना है। और उन्होंने जो वहाँ की एक सेंटिमेंट है लोगों का, और शुरू से उसके आप उसके कारणों पर जाइए कि वो सेंटिमेंट क्यों बना। है। आप ये कह रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं तमिल राजनीति, श्रीलंका की घरेलू राजनीति, राजीव गांधी किन हालात में उनकी हत्या की गई, वो सब कुछ शामिल है इस फैसले होते हुए। और ये एक राजनीतिक विषय है, इसको ऊपर उठ करके देखना चाहिए। आप उनके मुझे लगता है कि पांचोली जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि कानून का राज, संवैधानिक सत्ता और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, ऐसे को प्रभावित कर सकते हैं। नहीं तो क्या आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको कानून के अनुसार चल रहे हैं। सेंटीमेंट अगर है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनना चाहिए, तो क्या इसे पंचोली जी स्वीकार करें? पर वो कानून के अनुसार तो नहीं किया ना। अगर खिड़की एक्सटेंशन में भी एक सेंटीमेंट था। सुनिए, मेरी जो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कानून से बाहर नहीं गई है, वो ये भी कह रहे हैं। मेरी असहमति पांचोली जी के साथ है। वो इस बात को स्वीकार करती है कि पांचोली जी जो बात कह रहे हैं, उनसे मेरी असहमति उस सीमा तक है कि भावनाएं कानून को प्रभावित नहीं करने देनी चाहिए, मगर जो जयललिता कर रही हैं वो उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों के भीतर है। तो शायद हमारी बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि यदि हम इतना उत्तेजित हैं उनकी इस हरकत से, कोई गैर कानूनी बात तो नहीं किया, हमको संवैधानिक संशोधन करके राज्य सरकारों को उससे वंचित रहना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रमिशन देना चाहे तो दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा है कि इसमें हो सकता है। अतीत में कई लोगों की जब सजा माफ की गई तो न्यायपालिका ने उस पर सख्त एतराज किया। वैसी सजाओं पर उसने गवर्नर के जो विशेषाधिकार हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। अब एक पर्टिकुलर इस मामले में विकास सिंह जी से हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि अतीत के जो फैसले थे, आज एक पर्टिकुलर मामले में जिसका कि एक पॉलिटिकल कोनोटेशन है, उसमें आप उसको अलग ढंग से व्याख्या करें तो ये बात बड़ी विचित्र लगती है। लेकिन मैं इसके पीछे की राजनीति समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी फिलहाल जितने भी डेवलपमेंट्स आसपास हो रहे हैं या होने वाले हैं अगले 2 महीने में, हम ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव से अछूते नहीं है। जिस तरह की राजनीति रही है, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ कि जो सरकार का जो वर्जन है उसमें उन्होंने कहा है कि चूंकि कन्विक्ट्स डिड नॉट डिजर्व मर्सी एज दे हैड शोन नो रिमॉर्स एंड देयर वाज नो एगनी, टॉर्चर और डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू डिले। हालांकि इस बात को अदालत ने रद्द किया है और ये कहा है कि वो अपने फैसले पर कायम है। ये एक तरफ कोर्ट का ये सरकार का रवैया, पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि नीदर ही इज हैप्पी नॉर अनहैप्पी। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चिदम्बरम साहब की दिक्कत ये है कि उन्होंने चुनाव तो आखिर तमिलनाडु से लड़ना है ना, और उनका जनाधार ऐसा नहीं कि धता बताकर वो जीत जाएं। वो अंग्रेजी जितनी बांचने और हिंदी वालों का मुंह जितना बंद दिल्ली में करा लें, वहां जाकर उन्हें तमिल बोलनी पड़ेगी और तमिल भाषी भावनाओं का आदर करना पड़ेगा, वो कितनी उत्तेजित और अंतरराष्ट्रभक्ति वाली क्यों ना हो। मेरी समस्या ये नहीं है, मेरी समस्या ये है कि यदि संविधान में ये धारा कोई
व्यवस्था देती भी है कि राज्य सरकार रिहाई कर सकती है, तो शायद हमारी बहस का मुद्दा राज्य सरकार के उस अधिकार पर अंकुश लगाने का होना चाहिए कि यदि मृत्युदंड के मामले को अनिवार्यतः किसी भी कारण से आजीवन कारावास में बदला जा रहा है, तो वो आजीवन कारावास यदि रिहाई में बदला जाना है तो उसका फैसला केंद्र सरकार करेगी। विकास सिंह जी, और मैं आती हूँ आपकी तरफ। एक दो महत्वपूर्ण सवाल जो उठ रहे हैं, जो दरअसल आपके जवाब से ही उठे हैं, जब आपने ये कहा है कि जयललिता को, मुख्यमंत्री को इस बात की इजाजत संविधान के तहत नहीं है कि वो इस तरह से रिहा कर सके, तो आगे अगर ये बात सही मानी जाती है जो आप कह रहे हैं, तो आगे कौन इस पर अपील कर सकता है और किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा फिर अगर रिहाई हो जाती है? देखिए, इसमें तो अपील तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन भी डाल दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन भी डाल दे सकता है कि भाई आपने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब बोला था तो इट हैड टू बी द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली एंड स्टेट गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है। और अगर आप जयललिता का आदेश भी अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत ही केयरफुली एक आदेश पालन किया है, ये कहते हुए कि 3 दिन के अंदर सेंटर अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो हम रिहा कर देंगे। तो मतलब वो इस तरह का कहना चाह रही है एज इफ की पावर तो सेंटर के पास ही है, लेकिन डिसीजन हमने ले लिया है, सेंटर अगर कुछ नहीं बोलेगी 3 दिन में तो हम रिहा कर देंगे। देखिए, इलेक्शन अब राउंड द कॉर्नर है, बिल्कुल, तो ये सारा पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें कोई एक्यूज की बात नहीं हो रही है। जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति है, लेकिन एक और सवाल महत्वपूर्ण ये उठ रहा है कि जो अदालत का रवैया रहा है पिछले कई महीने से हमने देखा है, अलग अलग मौकों पर देखा है कि जो मौत की सजा पाए लोग हैं उनकी तरफ जिस तरह का रवैया है, क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे हम एक ऐसे लीगल सिस्टम, एक ऐसे समाज, इस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पूरे तरीके से मौत की सजा खत्म हो जाए भारत में? क्या उन देशों में शामिल होने की दिशा में आपको लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो मौत की जो सजा होती है उसके पीछे काफी सोच है उस मौत की सजा देने के लिए। सोच ये है कि आप किसी की जब जान लेते हैं तो जो ट्रेडिशनल और जो कन्वेंशनल जो व्यू है कि जिसकी आप जान लेते हैं आपको जान लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपको जान जीने का भी अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉडिफाई कर दिया है कि नहीं, ठीक है आपने जान ली है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाएगा कि अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर में है कि नहीं। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब यह है कि आपने कितने ग्रुसम तरीके से किया है, कितने बेदर्दी से आपने मारा है, आपके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट लगता है जो कि आपको लगे कि हाँ शायद आपको जेल में डाला जाए तो शायद आप सुधर सको, या ऐसा आपके अंदर पूरा जमीर आपका इतना मर चुका है कि आपको सुधारना शायद पॉसिबल नहीं हो, इसलिए आपको जेल में डाल करके कोई फायदा नहीं हो। लेकिन विकास सिंह जी, जिस तरह की चीजें, जिस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं कि जितने लोगों को मौत की सजा सुनाई जा रही है और जितने लोगों का एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें काफी फासला है। एग्जीक्यूशन बहुत कम लोगों का हो रहा है और सजा बहुत लोगों को सुनाई जा रही है, तो क्या वाकई ये इस बात के लिए इंडिकेट नहीं करता, इस बात की तरफ इशारा नहीं है कि शायद एक तरह से एक माहौल बन रहा है, एक आम राय बन रही है राजनीतिक, सामाजिक और लीगल तबकों में, उन हलकों में, कि वाकई मौत की सजा खत्म हो जाए? देखिए, जब आपके नए राष्ट्रपति जब आए थे प्रणब मुखर्जी जी, तो उन्होंने बहुत सारे मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट किया था और दनादन बहुत से एग्जीक्यूशन उस समय हुए थे और कई चैनल्स ने उन्होंने कहा कि ये सीरियल किलर के जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो आप अगर इसको पेंडिंग रखो तो आप उसको कम्यूट कर दोगे और डिसाइड कर दो तुरंत, तो बोलोगे आप सीरियल किलर है, जबकि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। प्रेसिडेंट साहब कुछ डिसाइड नहीं, प्रेसिडेंट साहब तो मर्सी सिर्फ रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप जब एक ग्रूसम क्राइम देख करके कर देते हैं तो ये पॉलिटिकल कहीं ना कहीं आपकी कमी है जो आप इसको इतना पेंडिंग रखते हैं, इतना लंबा। आपको क्यों नहीं डिसाइड तुरंत कर देना चाहिए? अगर जाहिर है, और जिस वक्त पे तय किया जाता है सरकार के जरिए कि कोई इंसान कितनी सांसें जी पाएगा, विकास सिंह जी, वो भी शायद राजनीति तय करती है कि कब उसकी सांसें जो है वो कैद कर ली जाएंगी। एनडी पंचोली जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से कह रहे हैं विकास सिंह कि ऐसा नहीं लगता इस बात से, चूंकि अभी हाल ही में हमने देखा है, सही बात वो कह रहे हैं कि कई एग्जीक्यूशंस भी हुए हैं, हालांकि अभी भी स्टेट में फर्क है कि कितने लोगों को सजा हो रही है और कितने लोगों को वाकई फांसी दी जा रही है। उस सबके बावजूद वो लोग जो मौत की सजा पाए हैं और जेलों में बंद हैं, क्या कोर्ट ने अभी जो फिलहाल कई मौकों पे जो कहा है वो इन लोगों को भी मदद होनी चाहिए, जो आम लोग हैं, शायद फेसलेस लोग हैं जिनको हम ज्यादा नहीं जानते लेकिन उसके बावजूद भी मौत की सजा पाए लोग हैं, वो नहीं, उनके सबकी मदद होनी चाहिए। होगी क्या? होगी क्या इस बात से? हाँ, नहीं होगी। देखिए, मैं अब ये क्योंकि एक इशू अखबारों में आ गया है इसलिए इस पे बहस हो रही है, लेकिन आप पीछे से अंग्रेजों के टाइम से ट्रेडिशन देखिए, किसी को आज जब भी आजीवन कारावास किया गया है, हमेशा आजीवन कारावास का मतलब समझा गया है 14 साल। 14 साल हो गए,
वो रिलीज कर दिए जाते हैं। ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। फिल्मों में भी यही बताया जाता है कि 14 साल बाद हीरो निकल रहा है वापस, बताया जाता है। तो वो तो इसमें इन लोगों को तो 20 साल हो गए, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसमें ये इतना बवेला मचाने, और जो वो लोग हैं उनको भी छोड़ा जाएगा, ऐसी बात नहीं। यानी आम लोगों की भी आप कह रहे हैं कि फिलहाल बात सुनी जा सकती है कोर्ट के रवैये के बाद। सत्येंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे कि फिलहाल अगर राजनीति के तराजू में हम तोलने की कोशिश करें, तमिलनाडु सरकार अगर छोड़ देती है, वाकई रिहाई हो जाती है, तो इसको किस तरह से देखा जाएगा राजनीति के तराजू में? नहीं, राजनीति के तराजू में एक खराब मिसाल कायम होगी। उससे जो ये मैसेज जाएगा वोटर्स के दिमाग में, वोटर्स के हिसाब नहीं, उनको वोट, वहां पर तो एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है। कल जैसे ही फैसला आया, डीएमके दूसरी पार्टियों ने वो मांग शुरू कर दी कि इनको छोड़ दिया जाए, तो जयललिता ने तो एक पॉलिटिकल गेम में उनको पीछे छोड़ने के लिए आज कर दिया। लेकिन अगर ये फैसले सिर्फ जो भावनात्मक रूप से जो भड़काऊ मामले हैं, वैसे मामलों में अगर इस तरह के फैसले लिए जाएंगे तो ये रूल ऑफ लॉ की जो भावना है उसके खिलाफ है, और इससे बहुत खराब मिसाल कायम होगी। अगर करना है तो आप एक जनरल नियम बनाइए, आप उसके लिए तैयारी कीजिए, आप उसकी एक नॉर्म बनाइए, सजा माफ हो जाएगी, नॉर्म बनाइए। लेकिन एक पर्टिकुलर मामले में केवल जज्बाती ढंग से फैसला करना ये सरासर गलत है और निंदनीय है। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एनडी पंचोली जी, पुष्पेश पंत जी और साथ ही विकास सिंह भी हमारे साथ मौजूद थे। तो साफ तौर पर राजनीति के तराजू में देखा जाए तो लगता है कि राजनेताओं का फायदा ही नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल देखने होंगे कि दूरगामी नतीजे कानूनी लिहाज से, सामाजिक लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से भी किस तरह होने वाले हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।